हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल टेस्ट सीरीज जियोग्राफी की चला रहे हैं। इसमें 1000 एमसीक्यू रहेंगे, जो कि हर दिन आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम एनालिसिस के साथ इन क्वेश्चनों को करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है ए तिब्बत के पठार से, 2 छोटा नागपुर के पठार से, 3 नैनीताल के पास से, 4 सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका सही ऑप्शन ए है। ठीक, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे कितनी है, लगभग कितनी है। ठीक, गंगा नदी का ऑप्शन ए 6000 मीटर तक की होती है, 2 600 मीटर तक की, 3 800 मीटर तक की, 4 100 मीटर तक की होती है। इसका सही ऑप्शन है लगभग 6000 मीटर की गहराई तक। इसका सही ऑप्शन ए है। गंगा नदी का मैदान का विस्तार जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल तक स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कोटों से सही उत्तर चुनिए। अब सूची फर्स्ट में खनिज है, सेकंड में खनन क्षेत्र है। तांबा कहाँ मिलता है, खेतड़ी में। खेतड़ी। लौह अयस्क कुद्रेमुख। मैग्नीज बालाघाट। अभ्रक कोडरमा। अब हम इसमें देख लेते हैं, तांबा 4, 3 और 4 दोनों में है। फिर लौह अयस्क कुद्रेमुख 1, दोनों ऑप्शन है। मैग्नीज बालाघाट 2, अभ्रक कोडरमा। इसका सही ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक, सूची फर्स्ट में नगर और शहर हैं, दूसरे में राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए है मदुरई रामेश्वरम, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 यहाँ पर। चौथा इसका सही मिलान है। ठीक, वाराणसी से कन्याकुमारी NS 7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक, और दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 2। नई दिल्ली अमृतसर वही होगा 1। अब कूट में देख लेते हैं, पहले का 4, एक तो 1 में है, दूसरा तीसरे में है। ठीक, वाराणसी से कन्याकुमारी दूसरा वाला, तीसरा। फिर दिल्ली कोलकाता दूसरा और इसके बाद पहला, ये वाला नहीं सही है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में बादल के प्रकार है, मतलब बादल हैं। दूसरी ओर इनके ऊंचाई के आधार पर इनका वर्णन किया गया है। जैसे पच्छाद मेघ है, पच्छाद मेघ जो है बर्फ से निर्मित पंख की तरह दिखाई देते हैं, आसमान में पंख की तरह वो दिखाई देते हैं। इसका ये है 3। इसके बाद पच्छाद अस्तरी जो सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल, सूर्य के चारों तरफ प्रभामंडल की भांति दिखाई देते हैं। वर्षा अस्तरी, वर्षा अस्तरी होता है जिसमें हमेशा वर्षा होती रहती है, यानी लगातार वर्षा। दूसरा अस्तरी है कुहरे के मेघ के समान गैस की भांति, अस्तरी अस्तर की भांति, जैसे इस तरह से करके बादल अस्तर की तरह फैले होते हैं। अब हम कूट में देख लेते हैं इनका। कूट में है 1 तो 3, इसमें भी है, ए भी है और ए भी 3 में है। फिर
दूसरे का ए दूसरे में है। वर्षा स्त्री का 4, ठीक। फिर इसके बाद अस्तरी 2, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दिया जो पृथ्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है। जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्व द्वीप को वश में करता है। यह किसका कथन है? यानी जो पृथ्वी पर राज्य करता है, शासन यूरोप पर करता है, वह हृदय स्थल पर शासन करता है। और जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह पूरे विश्व को अपने बस में रखता है। यह कथन मैकिन्डर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कोडों की सहायता से निम्नलिखित कथन को सुमेलित कीजिए। मुख्य प्रतिपादक है, दूसरी ओर भूगोल और दर्शन। एक है गिब्सन, ग्वेल्के, पीट, राइट तथा किर्क। अब गिब्सन का संबंध किससे है? गिब्सन यथार्थवादी भूगोलवेत्ता है, इनका तो है। फिर ग्वेल्के जो है आदर्शवादी, इसमें पीट आमूल परिवर्तनवाद से जुड़े हुए हैं, और राइट तथा किर्क बचे हुए ऑप्शन व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन में मिला लेते हैं, पहले का दूसरा, 2 ऑप्शन में 3 और 4 दोनों में है, ठीक। इसके बाद ग्वेल्के 1 दोनों हैं, पीट 4 3 में है, किर्क तथा राइट 3, इसलिए इसका सही ऑप्शन ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का उच्चतम घनत्व किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने सूचित किया है? तो यहाँ पर चंडीगढ़ है, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल का 1028 है, ठीक। इसके बाद केरल का 860 है, चंडीगढ़ का 818 है। इसके बाद महाराष्ट्र का 929। इसमें सर्वाधिक किसका हुआ? पश्चिम बंगाल का। सही ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी या समांगी क्षेत्र है? ऑप्शन ए दिल्ली महानगर क्षेत्र, 2 हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र, 3 हैदराबाद सिकंदराबाद क्षेत्र, दिल्ली जयपुर आगरा त्रिकोण, असम घाटी। आकार्कीय क्षेत्र में असम घाटी है। यह क्षेत्र असम हिमालय क्षेत्र में तीस्ता नदी से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ, और इस घाटी में जो है यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने परिभ्रमण काल गति के दौरान 1 डिग्री कोणीय दूरी तय करने में कितना समय लगता है? ए 4 मिनट, 2 15 मिनट, 3 1 मिनट, 4 1 घंटा। इसका सही ऑप्शन एक है 4 मिनट। 4 मिनट पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, और यह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है, ठीक। इसलिए इसके कोणीय बीच की दूरी जो है 4 मिनट है। अगर पृथ्वी 1 डिग्री अगर मूव कर रही, घूम रही है, तो वहाँ पर 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तारीख की रेखा से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए 12 घंटे की बढ़ोतरी होती है, 12 घंटे का घाटा होता है, 1 दिन की बढ़ोतरी होती है और 1 दिन का घाटा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। 1 दिन की बढ़ोतरी। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा से पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है, जैसे पश्चिम से पूर्व अगर इधर से या इधर जा रहा है, तो 1 दिन कम हो जाता है, और जब वह पूर्व से पश्चिम अगर इधर से इधर जाएगा तो 1 दिन की बढ़ोतरी होगी। तो क्वेश्चन में हमारे है पश्चिम से
पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए, वह पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दिया गया है कि मिश्रित ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ए, दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को। 2, बृहद और लघु ज्वार भाटा के औसत को। 3, एक दिन में 2 ज्वार तथा 2 भाटा को। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार भाटा के मिश्रित वैकल्पिक क्रम को। इसका सही ऑप्शन ए सही है। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, दोनों गोलार्धों के प्रमुख महासागरों में हिंद महासागर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर से अधिक उष्ण है। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर का औसत ताप अटलांटिक महासागर से अधिक है। तीसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रमुख महासागरों में अटलांटिक महासागर शीतलतम है। अब हमें इनमें से कौन कौन से सही हैं इनको देखना है। जैसे दिया है कि दोनों गोलार्धों, यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो 0 डिग्री पर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, वहीं पर 20 पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री पर 14, इसके बाद 60 डिग्री पर इसका तापमान 1 हो जाता है। अब हम इसके क्रम में देख लेते हैं। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में प्रशांत महासागर का औसत तापमान अटलांटिक महासागर से अधिक होता है। ये क्वेश्चन सही है। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रमुख महासागरों में अटलांटिक महासागर शीतलतम क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ये भी ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सभी महासागरों में प्रशांत महासागर के जल का ताप सबसे अधिक है। दूसरा है कारण, इसका कारण प्रशांत महासागर में अन्य महासागर की तुलना में अधिक गर्म जलधाराओं की उपस्थिति है। अब इसका सही ऑप्शन होगा 3। ये सही है लेकिन आर गलत है। अब आर गलत कैसे है इसको देख लेते हैं। आर कैसे गलत हुआ। जैसे दिया है कि प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा महासागर होने के कारण स्थलीय भाग के तापमान का इसके तापांतर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए महासागर के जल का ताप सबसे अधिक होता है। इसी कारण से ताप हमेशा ऊंचा बना रहता है। प्रशांत महासागर में तापमान को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है, जैसे अक्षांश है, स्थल है और जल का असमान वितरण है और महासागरीय धाराएं हैं। इसलिए इसका कारण जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखीय सागरों में पानी की लवणता कम होती है क्योंकि यह अमेजन तथा कांगो जैसी बड़ी नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं। ये ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखीय सागर में ये नदियां मिलती हैं। इसके बाद दूसरा है वाष्पीकरण कम होता है भूमध्य, ये भी सही। आर्कटिक तथा अंटार्कटिक का पानी भूमध्य रेखा के पानी में मिश्रित होता है। ये गलत है, नहीं होता है। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। भूमध्य रेखीय भाग में वर्षा सर्वाधिक होती है। इसका सही ऑप्शन 1, 2 और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संबंधित है। 1, ज्वालामुखी निक्षेपों से। 2, स्थलजात निक्षेपों से। 3, पैलेजिक निक्षेपों से। 4, प्रवाल भित्तियों से। तो इसका सही ऑप्शन है पैलेजिक निक्षेपों से। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में लवणता की मात्रा के बढ़ते क्रमानुसार सही है। ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया की खाड़ी, बाल्टिक सागर, लाल सागर, आर्कटिक सागर महासागर। दूसरा है बाल्टिक सागर, आर्कटिक महासागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल। तीसरा उसी तरह से आर्कटिक महासागर, कैलिफोर्निया खाड़ी, बाल्टिक, लाल। चौथा लाल सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी और आर्कटिक महासागर। अब ये पूछा है कि जल में लवणता की मात्रा बढ़ते क्रमानुसार में सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2, बाल्टिक सागर, इसके बाद आर्कटिक सागर, फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी, तब लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतम एल्बिडो निम्नलिखित में से
किसका हो सकता है? ए शीशा या दर्पण का। 2 उत्तर ध्रुवीय में ताज़ा बर्फ का। 3 ज्योति हुई नम मिट्टी का। 4 घना बादल का। इसका सही ऑप्शन होगा ज्योति गई नम भूमि का। ज्योति गई नम भूमि का सबसे कम एल्बिडो इसी का हो सकता है, क्योंकि घने बादल का भी एल्बिडो अधिक होगा और शीशा दर्पण का, और उत्तरी ध्रुव में ताज़ा बर्फ का तो एल्बिडो सबसे अधिक होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य से जितना सूर्य तप ग्रहण करती है उसे पार्थिव विकिरण से संतुलित करती है, और सूर्य तप की जितनी मात्रा धरातल द्वारा वायुमंडल को प्रवर्तित कर दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। और यहाँ पर पृथ्वी पर ताज़ा बर्फ तथा श्वेत बादल का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, और वहीं पर ज्योति गई नम भूमि का सबसे कम। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ऑप्शन ए अमोनिया तथा ओजोन। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। 3 कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। 4 कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। अब जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देता है? तो इसका सही ऑप्शन 4 है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? ए बरखान का पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। 2 बरखान प्रायः श्रृंखलाबद्ध रूप में मिलते हैं। 3 ए अनुदैर्ध्य बालुका स्तूपों के एक प्रकार है। 4 एक कटार के आकार के होते हैं। बरखान प्रायः श्रृंखलाबद्ध रूप में मिलते हैं। इसका सही ऑप्शन 2 है। बरखान वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बात और आप लोग ध्यान दीजिए, हम यहाँ 1000 MCQ की सीरीज को चला रहे हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन की व्याख्या कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम व्याख्या कर देंगे। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रेत युक्त कॉरिडोर है, अनुदैर्ध्य स्तूप, पर्वतों से घिरी बेसिन, मरुस्थलों में स्थित झील। अब देख लेते हैं रेत युक्त कॉरिडोर को गासी से सुमेलित है। अनुदैर्ध्य स्तूप सीप से। पर्वतों से घिरी बेसिन को हम बालसन कहते हैं। ठीक है। मरुस्थलों में स्थित झील प्लाया कहलाती है। ठीक है। अब 1 का 2 में है, 3 और 4 दोनों में है। बी 3, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध है? ऑप्शन ए पर्वताग्र पेडिमेंट प्लाया बजादा। 2 पर्वताग्र बजादा पेडिमेंट प्लाया। 3 पर्वताग्र पेडिमेंट बजादा प्लाया। 4 पर्वताग्र प्लाया बजादा पेडिमेंट। इसका सही ऑप्शन 3 है, पर्वताग्र पेडिमेंट बजादा प्लाया। सबसे पहले क्या? पर्वत का अग्रभाग, फिर इसके बाद पेडिमेंट, फिर बजादा, तब प्लाया बनता है। जैसे शुष्क प्रदेशों में अपरदन की अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, धस्ती निवेशकों का संबंध है। ऑप्शन ए कार्स्ट स्थलाकृति, 2 भ्रंशों से, 3 सागर तटीय भागों से, 4 नदी अपरदन से। इसका सही ऑप्शन कार्स्ट स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ राज्य है। एराविकुलम केरल में है। ठीक। वादीपुर कर्नाटक, हेमिस जम्मू कश्मीर, सिरौनी मणिपुर। अब इसका ऑप्शन में देख लेते हैं। 2 पहले का है, इस कोट में कूटबद्ध करते हैं। 1 3
4, इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक स्थानीयकरण का जो सिद्धांत स्थानिक लागत वक्र तथा स्थानिक ए न्यूनतम लागत सिद्धांत, बी 2 उच्चतम लाभांश सिद्धांत, 3 स्थानिक लाभांश सिद्धांत, 4 प्रतिस्थापन सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन स्थानिक लाभांश सिद्धांत है। उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत वेबर तथा लाज दोनों ने दिया है। अवस्थित सिद्धांत की मूल उद्देश्य है कि स्थापना के लिए अनुकूलतम स्थान होना चाहिए और अनुकूलतम स्थान वह है जहाँ से हमें अधिक से अधिक क्या हो, लाभ हो। और दो स्थिति में हो सकता है, जब उत्पादन लागत कम हो या जब राजस्व उच्च हो। इसलिए इसका सही ऑप्शन स्थानिक लाभांश सिद्धांत है। दूसरा है, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है कि मूल तथ्य को किस नाम से जाना जाता है। एक नियतिवाद, 2 संभववाद, 3 नवनियतिवाद, 4 संभाव्यतावाद। अब इस क्वेश्चन में है कि वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है, मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। इसका सही ऑप्शन हो सकता है संभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में निर्मित स्थलाकृत को क्या कहते हैं। डेल्टा, जलोढ़, बाढ़ का मैदान, चौथा संप्राय मैदान। इसका सही ऑप्शन 4 है, संप्राय मैदान। अपरदन चक्र की संकल्पना डेविस ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित है। ठीक, एक उर्मिका तरंग वायु अपरदन से, ये सही है। दूसरा है अंधी घाटी, यह हिमानी से न होकर के कार्स्ट स्थलाकृत से संबंधित है। ठीक। तीसरा है रुंडित स्पर, यह नदी अपरदन से नहीं है बल्कि हिमानी से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन ए है, उर्मिका तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के एकमात्र भूखंड जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता है का अस्तित्व किस काल में था। ए क्रिटेशियस, 2 कार्बोनिफेरस, 3 ट्रियासिक, 4 क्वार्टरनरी। इसका सही ऑप्शन 2 है और इसको वेगरन ने बताया था कि कार्बोनिफेरस युग में संसार के कभी स्थल एक भाग दूसरे से क्या होते थे, संलग्न जुड़े हुए होते थे और उसी को वेगनर ने पैंजिया कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपवाह तंत्र जो क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है। अब इसका क्वेश्चन है, उत्तरवर्ती अपवाह, 2 पूर्ववर्ती अपवाह, 3 अनुवर्ती अपवाह, 4 द्रुमाकृतिक अपवाह। इसका सही ऑप्शन 2 है, पूर्ववर्ती अपवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पवनकृत, हिमानीकृत, कार्स्ट, समुद्र तटीय। अब इन द्वारा निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृति हैं, इनको देखते हैं। अब जैसे दिया है पवनकृत, पवन द्वारा निर्मित बरखान है। हिमानीकृत, हिमानी द्वारा पैटरनास्टर झील है। कार्स्ट स्थलाकृत हमने अभी बताया कि अंधघाटी से संबंधित है और समुद्र तटीय जो है लटकता भृगु है। अब हम कूट में देख लेते हैं। पहले का 2, एक तो 2 में है, दूसरा 4 में। हिमानीकृत तीसरे का 3, तीसरा चौथे में है, इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 है। यही वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ए डेविस ने, पावेल ने, 3 पैंक ने, 4 एलसी किंग ने। इसका सही ऑप्शन ए है, सामान्य अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन डेविस ने किया था और डेविस ने 1889 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिकल एसेज में किया था। और यह सिद्धांत जो है यूएसए की ओहियो घाटी के अध्ययन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचना नदियों में
नॉन मेष से संबंधित नहीं है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें है, संबंधित है नहीं बल्कि नहीं है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। घाटी के अंदर घाटी, निक पॉइंट, अधः कर्तित विसर्ग और अंतः गर्तित पर्वत स्कंद। अब इसका घाटी के अंदर घाटी इन नदी के नॉन मेष में संबंधित है, निक पॉइंट भी और अधः कर्तित विसर्ग भी। इसका सही ऑप्शन 4 है, अंतः ग्रथित पर्वत स्कंद, जो कि संरचना नदियों में नॉन मेष के लिए संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से देखिए। यहाँ पर कूटबद्ध क्वेश्चन, बहुत पीजीटी हो या नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी परीक्षाएं हो, वहाँ पर अधिक से अधिक कूटबद्ध हुआ कथन और कारण इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने अपने मॉक टेस्ट सीरीज में भी शामिल किया है। अब दिया है एक रूपतावाद का सिद्धांत जेम्स हटन का है। इसके बाद आधार तल की संकल्पना पावेल ने दिया था। फिर महाद्वीपीय विस्थापन आप सभी जानते होंगे, बेकनर का है। सागर नितल प्रसरण हैरी हेस का है। अब पहले का दूसरा 2 में है, एक तो 2 में है, दूसरे 4 में है, ठीक। फिर तीसरे का पहला 2 और 4 दोनों में है। तीसरे का चौथा 2 में है, चौथे का तीसरा 2 में ही है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थलाकृत अन्य 3 से क्या है, भिन्न है? 1 डाइक, 2 लैकोली, 3 सिल, 4 टैलस। इसका सही ऑप्शन टैलस है। बाकी ये तीनों स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी द्वारा जो अंदर मैग्मा जम जाता है उसके द्वारा निर्मित, मैग्मा के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक। अब यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने अपर्दन की आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था? W पावेल, G.K. गिलबर्ट, W.M. डेविस, जेम्स हटन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आधार तल की संकल्पना किससे संबंधित थी, वह क्वेश्चन कूट से संबंधित था, तो J.W. पावेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में, खंभात की खाड़ी में। इसका सही ऑप्शन है कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर है? जनसंख्या, परिमाण का, जनघनत्व का, 3 क्रियाएं का, 4 स्थितियों का। इसका सही ऑप्शन है क्रियाएं का। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर क्रियाकलाप का है, उनके कार्य धंधे से है कि किस प्रकार से कार्य नगरीय क्षेत्र में हो सकते हैं और कैसे ग्रामीण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्थल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय स्थल के इर्द गिर्द वस्तु के वितरण क्षेत्र का सही वर्णन करता है? 1 वह क्षेत्र जो वस्तु के लिए प्रभाव सीमा जनसंख्या का संभरण करता है। 2 दूसरे केंद्र स्थल की तुलना में वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय स्थल अधिक वस्तु प्रदान करता है। 3 केंद्रीय स्थल द्वारा जिस अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक वस्तु होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ होता है। 4 जिन अधिकतम दूरी के बिंदुओं को लोग केंद्रीय स्थल में वस्तु खरीदने आते हैं उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है केंद्रीय स्थल सिद्धांत। किसके इर्द गिर्द हो सकता है? केंद्रीय स्थल द्वारा जिस अधिकतम दूरी के बिंदुओं तक वस्तु होती है उन्हें जोड़ने वाली रेखा से घिरा होता है। केंद्रीय स्थल सिद्धांत को क्रिस्टालर ने 1933 में दिया था, 1933 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टालर के सिद्धांत में K = 4 का सिद्धांत कहलाता है? 1 परिवहन सिद्धांत, 2 बाजार सिद्धांत, 3 प्रशासनिक सिद्धांत, 4
आर्थिक सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन होगा परिवहन सिद्धांत। के बराबर 4 परिवहन सिद्धांत, के बराबर 3 बाजार सिद्धांत, के बराबर 7 परिवहन सिद्धांत और इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम का संहत प्रतिरूप निर्भर करता है। एक ग्रामों के बीच की दूरी पर, 2 मकानों के विन्यास समीपता पर, 3 ग्राम की जनसंख्या पर, 4 बस्तियों की स्थिति पर। इसका सही ऑप्शन है मकानों की विन्यास समीपता पर। ग्रामीण बस्तियों में बसावट मकानों के विन्यास के स्थिति पर बांटा जाता है, जैसे सघन बस्तियां हैं, मानसूनी पुंजित बस्ती, पूर्वा बस्ती, पुंजित रेखीय बस्ती आदि के आयताकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप या तारा, इन्हीं सब आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कुल जनसंख्या के बारे में देशों का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में होगा। अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते से घटते क्रम। पहले किस देश की जनसंख्या अधिक है, फिर इसके बाद इसी तरह से जाएगा। चलिए हम देखते हैं। वर्तमान कुल जनसंख्या के बारे में देशों का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में दिया है। एक कोलंबिया, ब्राज़ील, यूएसए, मैक्सिको। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की हो सकती है? यूएसए की। दूसरा मैक्सिको, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, तीसरे में क्या है? यूएसए। यूएसए की जनसंख्या जो है 4.5 है, 4.5%। फिर इसके बाद ब्राज़ील की 2.8, इसी तरह से मैक्सिको, फिर कोलंबिया। इसका सही ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? जनसंख्या भूगोल का जनक 1 जीटी त्रिवार्था को, 2 माल्थस को, 3 जे आई क्लार्क, 4 जेलिंस्की को। इसका सही ऑप्शन त्रिवार्था है, ना कि माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे जीटी त्रिवार्था ने स्पष्ट किया था कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत संबंधित आंकड़ों को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने बताया था कि जनसंख्या का परिवर्तन की क्षेत्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है काल के संदर्भ में। इसीलिए इन्हीं आधार पर इन्हें इनके जनक के रूप में माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के आधार में यदि शुद्ध प्रजनन दर 1 से कम है तो वह दर्शाता है 1 जनसंख्या में महिलाओं की संख्या में वृद्धि, जनसंख्या में महिलाओं की संख्या में कमी, जनसंख्या में पुरुषों की संख्या में कमी, जनसंख्या में वृद्धों की संख्या की कमी। तो इसका सही ऑप्शन 2 है, जनसंख्या में महिलाओं की संख्या में कमी। यदि शुद्ध प्रजनन दर 1 से कम होती है तो ऐसी स्थिति में, क्या 1 से कम होती है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में जो महिलाओं की कंडीशन है वह कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, नेपाल का जनघनत्व चीन से अधिक है। 2, नेपाल का जनघनत्व पाकिस्तान से अधिक है। 3, भारत का जनघनत्व श्रीलंका से अधिक है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, जैसे नेपाल का जनघनत्व 3 से अधिक है। 2, नेपाल का जनघनत्व पाकिस्तान से अधिक है। 1 और 2, 3 सही हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैं इसे सुधार कर देती हूँ। जैसे अब यहाँ पर दिया है नेपाल का जनघनत्व चीन से अधिक है, ये सत्य है। और दूसरा है नेपाल का जनघनत्व पाकिस्तान से अधिक है, ये गलत है। नेपाल का जनघनत्व पाकिस्तान से कम है। दूसरा, भारत का जनघनत्व श्रीलंका से अधिक है। अब हम इनके जनघनत्व के बारे में देख लेते हैं। अगर भारत की बात है तो भारत में 382, ठीक, और पाकिस्तान में 230,
चीन का 145 है। इसके बाद नेपाल का 206 है, 206 है नेपाल का। तब यहाँ पर देख लिया जाए कि नेपाल का जनघनत्व चीन से अधिक है और जबकि पाकिस्तान से कम है। तो इसका सही ऑप्शन 1 और 3 हो सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले महाद्वीप है। सर्वाधिक और न्यूनतम, यूरोप और अफ्रीका, इन दोनों में जनसंख्या अधिक है। दूसरा एशिया तथा उत्तरी अमेरिका। तीसरा एशिया तथा ओशनिया। चौथा यूरोप तथा अफ्रीका। इसका सही ऑप्शन एशिया तथा ओशनिया है। एशिया महाद्वीप का, एशिया का 246 है। इसके बाद यूरोप का 188, अफ्रीका का 87 है और ऑस्ट्रेलिया का 8.3। इसलिए एशिया और ओशनिया है। इसका सही ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश की कुल जनसंख्या, एक देश की कुल जनसंख्या तथा खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात इंगित करता है। 1 कृषि घनत्व, 2 आर्थिक घनत्व, 3 पोषण घनत्व, 4 कायिक घनत्व। अब कुल जनसंख्या तथा खाद्य फसलों में पोषण घनत्व है का अनुपात सही। अब जैसे पोषण घनत्व बराबर होता है देश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश के प्रमुख खाद्यान्नों अथवा कुल खाद्यान्न भूमि से है। वहीं पर कृषि घनत्व का कृषि में संलग्न या कृषि पर आधारित जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। आर्थिक घनत्व का मतलब होगा देश की कुल जनसंख्या बटे देश में संपूर्ण संसाधनों का मूल्य। कायिक घनत्व प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे देश की कुल कृषि योग्य भूमि। इसलिए इसका सही ऑप्शन पोषण घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य जनसंख्या वृद्धि हेतु प्रत्येक विवाहित युगल की आकलित प्रतिस्थापन जनन दर क्या होगी। शून्य जनसंख्या वृद्धि हेतु 2:1, 2:0, 2:3, 1:1। इसका सही ऑप्शन होगा 2:0। शून्य जनसंख्या वृद्धि हेतु प्रत्येक विवाहित युगल की आकलित प्रतिस्थापन जनन दर 2:0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक जलधाराएं भारतीय सागर की हैं। 1 कनारी जलधारा, 2 एंटील्स जलधारा, 3 लेब्राडोर जलधारा, 4 अगुल-हास धारा। इसका सही ऑप्शन होगा अगुल-हास धारा। अगुल-हास धारा जो है हिंद महासागर की धारा है। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर, इसका हिंद महासागर से संबंध है, इसका अटलांटिक। इस एंटी भी अटलांटिक और कनारी जलधारा, ये 3 जलधाराएं अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं, जबकि हिंद अगुल-हास जलधारा भारतीय जलधारा से संबंधित है। अब ये हमारी सीरीज हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इसके बाद हम सीसेट पर भी एक सीरीज चला रहे हैं, मैपिंग की भी सीरीज चला रहे हैं। इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।